नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HDFC ट्विंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोनों ही शेयर ने इन्वेस्टर्स को बहुत रुलाया है। एक साल तक परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद लास्ट 2-3 महीने में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन अब सिचुएशन सुधरती हुई नजर आती है। स्टॉक वापस तेजी के लिए तैयार होते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले HDFC लिमिटेड के बारे में चर्चा करते हैं। 4,33,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 20.16 का PE रेशियो है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 2.7 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो है। तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन सस्ता भी नहीं है। स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड नजर आता है। जिस साइज का ये कारोबार है, लैक्स एंड करोड़्स में यहाँ पर हमें रेवेन्यू नजर आता है, उसके बावजूद डिसेंट ग्रोथ हमें नजर आती है। परसेंटेज वाइज तो बड़ी ग्रोथ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देख सकते हैं ओवरऑल अच्छी ग्रोथ नजर आती है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 2021 में प्रॉफिट्स हमें नीचे जाते हुए नजर आए। कोविड-19 की वजह से यहाँ पर हमें प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 3000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक हमें ऑलमोस्ट 2000 तक आता हुआ नजर आया, वहां से एक बाउंस देखने को मिला है और फिलहाल स्टॉक 2450 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग हो चुकी है। 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के अब भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 59 का लेवल है। मोमेंटम थोड़ा बहुत हमें वापस आता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है 200 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद हमें तेजी देखने को मिली। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। एक्सट्रीम जब गिरावट होती है तो इसी के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल भी स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की है और वहां से रिवर्स होता हुआ नजर आता है। वीकली RSI 46.62 का लेवल है। यहाँ पर सिचुएशन बेहतर हो रही है। जनरली तो देखिए 40 का वीकली RSI एक अच्छा लेवल होता है। वहां से एक छोटा बाउंस आया, लेकिन और गिरावट देखने को मिली। अच्छी बात यह है ये ऊपर गया, 40 से वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है और जो पुराना हाई था वो हमें RSI के चार्ट पर तो टूटता हुआ नजर आता है। ये बुलिश सिग्नल है। फिलहाल वीकली चार्ट पर 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दिखाई पड़ती है। स्टॉक जिस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेके बार बार नीचे आ जाता था, वो रेजिस्टेंस हमें टूटता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे कल जो तेजी देखने को मिली, ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली तोड़ दिया है। अगर गिरावट होने के बाद डायरेक्टली ऐसा तोड़ देता है तो उस पर ज्यादा विश्वास नहीं रख सकते, वो कभी भी रिवर्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बार गया, रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा रिट्रेस किया और वापस हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आया, तो ये हमें एक अच्छा कंफर्मेशन दिखा देता है। तो आप देख पाएंगे एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है, प्रॉपर ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला है। तो ये तो हो गया ट्रेंड लाइन। अब थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो 2500 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आता है। पहले ये लेवल एक अच्छे खासे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह देखने को मिला था। यहां पर कई बार स्टॉक आया था, एक बेस बनाया, सपोर्ट लेने के बाद तेजी आई थी और फिलहाल यहां पर भी आप देख पाएंगे एक टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो यहां पर अगर ये लेवल टूट जाता है तो ये हमारे लिए सेकंड कंफर्मेशन हो जाएगा कि स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। और जो इमीडिएट टारगेट नजर आता है, ये जो लेंथ है सेम हमें ऊपर के साइड पे दिखाई पड़ सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2800 2900 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अपने पुराने ऑल टाइम हाई की तरफ हमें ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ये तो हो गया रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट के बारे में बात करें तो नीचे के साइड पे अभी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो शोल्डर है, इसका ये जो लो है वो अभी सपोर्ट की तरह नजर आएगा। तो जब तक स्टॉक 2250 से करके 2500 के 250 पॉइंट की रेंज में रहता है, तब तक हमें कोई डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक ज्यादा बुलिश हो जाएगा या फिर स्टॉक ज्यादा बियरिश हो जाएगा। जब तक ये इस रेंज में है तब तक कोई डायरेक्शन नहीं है। फिलहाल हमें जो ट्रेंड लाइन टूटती हुई नजर आई है, उससे चांसेस ये बढ़ जाते हैं कि स्टॉक हमें बुलिश ही होता हुआ नजर आ सकता है। और 2500 का लेवल टूटता है तो ये हमारे लिए सेकंड कंफर्मेशन हो जाएगा, हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं और पोजीशन क्रिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। स्टॉप लॉस क्या लेना है? स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा
2200 के आसपास का लेवल, 2250 का सपोर्ट है तो 2240 के आसपास, 2230 के आसपास आप स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। आप मिड टर्म की पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं जहां पर आपका टारगेट 3000 का लेवल हो सकता है और ओपन टारगेट भी रखा जा सकता है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर चला जाता है आप वहां पर स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पर बियरिश कब होना है तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपको एक्यूमुलेट ही करना चाहिए अगर स्टॉक में गिरावट होती भी है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है। तो यहाँ पर बाय चांस हमें गिरावट की तैयारी रखनी चाहिए तो वो तभी रखनी चाहिए अगर ये 2250 का लेवल टूटता हुआ नजर आता है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है अभी यहाँ पर बियरिश होने का टाइम चला गया है। मार्केट में साइकिल होता है, ये 3000 से करके ऑलमोस्ट 2000 तक आया, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, अभी थोड़ी बहुत हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी यहाँ पर ज़बरदस्ती बियरिश होने की ज़रूरत मुझे पर्सनली दिखाई नहीं पड़ती है। आप इसे वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं अगर आप एक शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के ट्रेडर हैं। 2500 के ऊपर आप बुलिश हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक अगर आपने नहीं खरीदा है कोई बात नहीं है, करंट मार्केट प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, लार्ज कैप कंपनी है, आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं HDFC बैंक के बारे में। 8 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 22 का PE रेशियो है, 4 के आसपास का PB रेशियो है। तो वैल्यूएशन वाइज सस्ता तो बिल्कुल नहीं है, आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है, लेकिन फाइनेंशियल ट्रेंड भी उतना ही अच्छा है। आप देख पाएंगे कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें रेवेन्यू में नजर आती है, प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई नजर आई है। कोविड के बावजूद रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर आया। इसका भी कारोबार बहुत बड़ा है, लैक्स इन करोड़ में कामकाज होता है। ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर 4-5 सालों में भी रेवेन्यू डबल तो होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। जब आपका कारोबार 1 लाख करोड़ का हो जाता है तो 50% मतलब 50,000 करोड़, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना भी जरूरी हो जाता है। तो ऑफ कोर्स एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1700 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 1300 पर सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस आया और फिलहाल ये स्टॉक हमें 1500 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग नजर आती है। इस हिसाब से HDFC लिमिटेड के कंपेरिजन में HDFC बैंक हमें स्ट्रॉन्ग नजर आता है। डेली RSI 59.6 है, मोमेंटम वापस आता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ये भी ऑलमोस्ट अपने 200 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास आ ही गया था, उसी के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हमें तेजी देखने को मिली है। फिलहाल ये अपने सारे वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया। वीकली RSI भी हमें स्ट्रॉन्ग नजर आता है, इन कंपैरिजन टू HDFC भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। गिरावट हुई, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, वापस ऊपर गया, 50 के ऊपर का वीकली RSI है, अच्छी बात है। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आया। आप ट्रेंड लाइन देख पाएंगे, इसी ट्रेंड लाइन पे बार बार स्टॉक रेजिस्टेंस लेके हमें नीचे आता हुआ नजर आता था, लेकिन ये रेजिस्टेंस हमें टूटता हुआ नजर आया। एक बार यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली, उसके बाद वापस ऊपर गया है, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी एक बुलिश सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आती है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो जितना क्लियर HDFC लिमिटेड का चार्ट है उतना ज़्यादा क्लियर रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें नजर आता है 1520 के आसपास का लेवल है। यहाँ पर रिटर्न हुआ था, ये 1520 का ही लेवल है। तो जैसे 1520 के ऊपर निकल जाता है ये हमारे लिए सेकेंड कन्फर्मेशन हो जाएगा कि स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और यहाँ पर बुलिश पावर हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म वाले यहां पर बुलिश हो सकते हैं, पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां पर लेना है, 1400 का स्टॉप लॉस यहां पर लेना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स ये मिड टर्म के लिए तो अच्छी बात है। 1400 का स्टॉप लॉस अगर आप पोजिशनल बेसिस पर रखते हैं, मतलब आपका रिस्क अप्रॉक्सीमेटली 120 रुपीज़ के आसपास होगा। सपोज आपने 1530 पे भी खरीदा तो उस हिसाब से 130 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये मिड टर्म पोजिशनल 6 महीने 12 महीने इसके लिए ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बड़ा हो जाता है स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा। तो आप यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करने को मिले।
तो ओवरऑल ये बुलिश होता हुआ नजर आ सकता है। अभी लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, अगर आपने अभी तक एक्यूमुलेट नहीं किया है तो भी कोई इशू नहीं है, एक अच्छा स्टॉक है, अब भी अच्छे प्राइस पे चल रहा है। और ये एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड तो पिछले एक साल से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जबकि इनका क्वार्टर रिजल्ट्स आपको बेहतर होता हुआ ही नजर आता है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसका मतलब है टाइम करेक्शन चल रहा है, तो टाइम करेक्शन में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, होल्ड करने की यहाँ पर ज़रूरत होती है। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो आप ऐसा समझिए एक साल पहले खरीद रहे हैं और अभी खरीद रहे हैं, कोई अलग बात नहीं है, सेम प्राइस से आपको मिल रहा है, तो आप अभी एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि पिछले एक साल से ऑलमोस्ट 2 साल, आप 1.5-2 साल पकड़िए, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों ने ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं, तो अभी आप घबरा के बेच देंगे, अभी आपका खुद का एवरेज प्राइस आएगा तो आप बेच देते हैं। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, अच्छे शेयर को मैं खरीद तो लेता हूं, बाद में अगर गिरावट हो जाती है, ऑफ कोर्स अभी नहीं हुआ है, पहले ये बहुत होता था, तो अगर बाद में रिकवरी आती है, मेरा प्राइस आ जाता, मैं बेच देता, उसके कुछ महीनों बाद स्टॉक ने 30-40% के अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए होते। तो ऐसे टाइम पे पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। कंपनी में फंडामेंटली कुछ भी गलत नहीं है, फंडामेंटली अब भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल्स चल रहे हैं इंडस्ट्री में, एक अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर डिसेंट ग्रोथ नजर आती है, तो आप यहाँ पर होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए। ऐसे कई बार होता है कि एक साल स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है, ये बड़ी बात नहीं है। अगर आप मार्केट में पुराने हैं तो ऑफकोर्स आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। टीसीएस का एग्जांपल लेते हैं। टीसीएस ने 2019 में परफॉर्म नहीं किया था, 2019-20 में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था, वो 2000 से करके 2200 के रेंज में ही झूल रहा था। 50 रुपये ऊपर नीचे होता, हमको लगता ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, वापस इसी रेंज में आ जाता था। एक साल से ज़्यादा ऐसा उसने किया, लेकिन उसके बाद जब मार्केट क्रैश आया, मार्केट क्रैश में गिर गया, लेकिन जब रिकवरी आई स्टॉक हमें बाद में 4000 तक जाता हुआ नजर आया। तो पेशेंस रखना पड़ता है, मार्केट में साइकिल्स होते हैं, मार्केट ने अगर परफॉर्म करके दिया है वो थोड़ी देर वेट कर सकता है, परफॉर्म दूसरा जो बुल रन आएगा उसके पहले स्टॉक्स में कई बार कंसोलिडेशन लंबा हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। आपको पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पे फोकस करना चाहिए। इंडिविजुअल शेयर परफॉर्म नहीं किया मतलब बेच देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी पे कॉन्फिडेंस रखना जरूरी हो जाता है। फंडामेंटली कुछ गलत हो गया है तो अलग बात है, लेकिन इसके केस में ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।